हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। पिछले दिन की तरह जो कि हम एक टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है हमारा इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्थाएं। ठीक है, तो पिछले दिनों मैंने 2-3 चैप्टर क्लियर कर चुका है और आज जो हम देखेंगे तो एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज के लिए यह काफ़ी ये कारागार है एवं यहाँ से क्वेश्चन बने भी है 1-2 बार है, तो कम बने हैं तो इनको इग्नोर ना करिए, फिर भी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, जो कि हमारा आज का टॉपिक वो है उद्देशिका, प्रियम्बल। तो बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं प्रियम्बल क्या है। तो देखते हैं प्रियम्बल किन चीज़ों पर क्या है आधारित है एवं क्या क्या चीज़ें उनकी विशेषता है। ठीक है, भारत की प्रस्तावना एवं उद्देशिका तो आप लोग जानते होंगे, हम लोग भारत के लोग इत्यादि। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन इत्यादि कहाँ से बनते हैं इसमें। तो पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो वह हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। एवं भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष रूप में वर्णित करना चाहता है, वह भारत की प्रस्तावना है, जो कि भारतीयों को एक समान दिखाना चाहता है। ये प्रस्तावना हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है, जो कि यह प्रस्तावना में यह उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है, नहीं करने वाला नहीं होना चाहिए। यह केशवानंद भारती बाद में किया गया, लेकिन बाद में इनका समर्थन किया गया था एवं बाद में इनमें सुधार किया भी गया था केशवानंद भारती केस में, जो कि 1973 में यह केशवानंद भारती केस आया हुआ था। ठीक है, संविधान संबंधी विचारों की बात करते हैं। संविधान संबंधी विचार निम्नलिखित हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो उद्देशिका को के.एम. मुंशी के द्वारा इसे राजनीतिक मतलब बोला जो गया था कि उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक का जन्म पत्रिक एवं ठाकुरदास भार्गव ने इसे संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है। 3 व्यक्तियों ने अलग अलग इन्होंने अपना उद्देश्य दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 32 में जो कि संविधान के व्यक्तिगत उपचारों का उल्लेख दिया गया है एवं भीमराव अम्बेडकर ने इन्हें संविधान का आत्मा या संविधान का हृदय कहा है। किनको? आर्टिकल 32 को, अनुच्छेद 32 को। ठीक है, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या होता है? गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? जहाँ पर वंशानुगत शासन नहीं होता है उसी को गणतंत्र के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत एक गणतंत्र राज्य है। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? वह भारत के राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता है। ठीक है, भारतीय राज्यों में वह कौन सा, वह देशभक्त से बड़ा यहाँ पर कोई धर्म नहीं होता, जिसमें कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का यह अर्थ होता है। ठीक है, उद्देश्य का जो कि प्रस्तावना है, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के महत्व किससे संबंधित है? 1917 के रूसी क्रांति से इसे सम्मिलित किया गया था। ठीक है, भारत के आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक चीजें को जो भारत के रूसी क्रांति से इसे सम्मिलित किया गया था। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा की प्रस्तुति की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है एवं ये बात बोला गया, लेकिन अभिन्न अंग इसे माना नहीं जाता है, जो कि S.R. बोम्माई बनाम यूनियन ऑफ में बोला गया कि न्यायालय के द्वारा धारणा प्रस्तुत किया गया कि उद्देशिका जो है वह है संविधान का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग नहीं, इसे संविधान का सर्वश्रेष्ठ अंग इसे माना गया था। किसको? उद्देशिका यानी प्रस्तावना को। ठीक है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। यह सिद्धांत जाना जाता है किसके द्वारा? यह जाना जाता है, यह सार्वभौमिकता दिया गया इनका, जो कि सभी मानव पूर्णतः समान एक रूप में यह भारतीय संविधान में इनका उल्लेख दिया गया है। ठीक है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्या है? क्योंकि संविधान में प्रस्तावना प्रारंभ हो गई थी, इसीलिए से लौकिक
लौकिक सार्वभौमिकता का नाम से इसे जाना गया था। हम भारत के लोग, जो कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया के नाम से इसे प्रस्तावित किया गया, शब्दों से इसे बोला गया कि भारतीय सभी सार्वभौमिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोक कल्याण शब्द का भारत में संविधान का उद्देशिका में नहीं है। ठीक है, लोक कल्याण का हितों के बारे में भारत के संविधानों में उल्लेख नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसे शामिल किया गया था। ठीक है, लोक कल्याण राज्य का अर्थ होता है कि सरकार आप पर लोक कल्याण करेगा, जैसे कि वृद्धा पेंशन हो गया इत्यादि, जैसे छात्रवृत्ति हो गया। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पेंशन हो गया, गृह निर्माण के लिए इंदिरा आवास इत्यादि चीज़ें ये लोक कल्याण के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य जो कि हमारा प्रस्तावना में नहीं है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसे शामिल किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में उद्देशिका में संशोधन किया गया था? मतलब 42वें संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, जिसमें कि क्या गया? ठीक है, 42वें संविधान संशोधन जो कि आर्टिकल 300 के क में रखा गया था भारत में, जो कि यह भारतीय संविधान में जो कि संपत्ति के अधिकार को, जो कि आर्टिकल 31 से हटाकर इसको कहाँ पर रखा गया? इनको संविधान क में रखा गया, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1973 में इसे संशोधित किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ से लिया गया था? ठीक है, मूल अधिकारों का इसमें विस्तार पूर्वक दिया गया है, एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर इसमें काफ़ी बल दिया गया, एवं मौलिक कर्तव्यों पर इनमें अध्याय काफ़ी व्यापक स्तर पर रूपरेखा तैयार की गई है भारतीय संविधान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? संप्रभुता, जो कि होता है कि समाजवादी अखंडता तथा पंथनिधि में संविधान की प्रस्तावना में इत्यादि चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री बोलने वाला वह कौन व्यक्ति हुए? के मुंशी के द्वारा उद्देशिका को जन्मपत्री बोला गया था। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह बेरोजगारी संघ मामले में इसे फिर से घोषित कर दिया था, कब? 1960 में, लेकिन केशवानंद भारती बाद में 1973 में इनको संविधान का अभिन्न अंग के रूप में इसे शामिल कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा का सदस्य सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। किसके द्वारा कहा गया है? संविधान हमारा दीर्घकालीन सपनों का विचार है। यह प्रस्तावित मतलब यह वाणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? होगा हमारा सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के द्वारा यह वाणी व्यक्त की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोलक नाम बनाम जो हुआ है पंजाब राज्य से संबंधित है मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा गया। ठीक है, किसके द्वारा संविधान को मूल आत्मा कहा गया है? वह एम हिदायतुल्लाह को, जो कि गोलक नाम बनाम राज्य पंजाब से संबंधित है। ठीक है, ये हमारा रहा प्रस्तावना के बारे में हम देख ले। अगला जो हम देख लेते हैं राज्य एवं राज्य क्षेत्र, काफ़ी कहिए तो VVI है, काफ़ी VVI है, यूनियन एंड ईस्ट ट्रेटी। ठीक है, बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग अब अनुच्छेद 1 से हम लोग पढ़ना चालू करते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार में हम याद करने का कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। ठीक है, अनुच्छेद 1 जो कि बात करता है भारत, इसमें 3 पॉइंट मुख्यतः दिए गए हैं। कौन कौन से? भारत एवं भारत राज्यों का क्षेत्र। ठीक है, भारतीय राज्य एवं भारतीयों का क्षेत्र, मतलब जैसे हमारा कोई भी स्टेट है तो उनका क्षेत्र कहाँ तक विस्तार होगा एवं उन पर कैसी शासन प्रशासन होगा, उन्हीं का बारे में ये बात करता है। दूसरा संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, मतलब कोई भी अगर स्टेट हमारा किसी स्टेट से लगता है बॉर्डर, तो वहाँ पर कैसी शासन प्रशासन होगी, मतलब उनका क्षेत्र कैसे भी वहाँ पर किया जाएगा, यह अनुच्छेद 1 में दिया गया। एवं ऐसे अन्य राज्यों की अर्जित किए जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई ऐसा राज्य है जो कि वह अपने राज्य में मिला सकता है, आर्टिकल 1 में दिया गया है। इसका एक सम्मिलित रूप से हम पढ़ते हैं इनको, भारत के राज्य क्षेत्र एवं निम्न क्षेत्रीय शामिल हो सकते हैं। ठीक है, भारत में जितने भी राज्य क्षेत्र हैं उनमें अलग क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं, आर्टिकल 1 में कहा गया था। ठीक है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित कराने का अधिकार हुआ किसको प्राप्त होता है? वह संसद को प्राप्त होता है। ठीक है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या होगा? वह राज्यों का संघ होगा। एक बार में पकड़िए कि भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरा बात करते हैं, भारत में कितने राज्य एवं कितने संघीय प्रदेश हैं? जो कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित है। कौन? दिल्ली। ठीक है,
एवं बात करते हैं लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित की जाती है। ठीक है, लोकसभा में बात करते हैं, लोकसभा में राज्य के लिए वह 20 सीटें आरक्षित की जाती है। लोकसभा में सबसे बड़ा सदन होता है कौन सा, लोकसभा, एवं सबसे छोटा राज्यसभा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी उम्र, वो कितनी सीटें होती है, वह 20 सीटें शामिल की जाती है। ठीक है, दो पृथक केंद्र शासित प्रदेश बात करते हैं, दो पृथक केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था, यह 31 अक्टूबर 1919 के द्वारा किया गया था, यह नरेंद्र मोदी के काल में, एवं 1970 धारा के तहत यहाँ पर 1970 हटाया गया था। ठीक है, 1970 धारा क्या है, 1970 वह धारा है जिसमें कि बात करता है कि वैसा कोई क्षेत्र है जहाँ पर अन्य व्यक्ति ना तो भूमि खरीद सकता है ना वहाँ पर बस सकता है, मतलब कि ये पूरी तरह से आर्टिकल 19 और 21 का, सॉरी 21 का नहीं, आर्टिकल 19 का 19 का पूर्णतः उल्लंघन, मतलब वहाँ पर ना आप सभा कर सकते हैं, ना आप वहाँ पर व्यापार कर सकते हैं, ना पर वहाँ पर ज़मीन आप खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना घर बना सकते हैं इत्यादि, ये जो कि था आर्टिकल 370 में से जो कि चीज़ें थी कि जो कि केंद्र शासित प्रदेश जो कि जम्मू एवं कश्मीर दो अलग अलग राज्यों में इसे कन्वर्ट कर दिया गया था। इनका विशेष दर्जा छीन लिया गया था। जम्मू कश्मीर का कब छीन लिया गया, ये 31 अक्टूबर 1919 में छीन लिया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र से कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं, इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 1 की बात करते हैं तो अनुच्छेद में दिया गया 1 में दिया गया संघ के क्षेत्र एवं उनका नाम। ठीक है, कोई भी स्टेट है, उनका कोई भी क्षेत्र है, उनका क्षेत्र क्या होगा, कैसा होगा, कहाँ तक उनका बाउंड्री लगेगा, उनके बारे में एवं उनका नाम क्या होगा, यह अनुच्छेद 1 निर्धारित करेगा। एवं आर्टिकल 2 क्या कहता है, नए राज्यों में प्रवेश अथवा स्थापना संसद के अधिकार पर। ठीक है, बोला जाता है कि जैसे कि कोई भी स्टेट, मान के चलिए झारखंड है या तो उत्तर प्रदेश या बिहार है, अगर कोई भी दूसरे देश से है ना कि अपने भारतीय देश में टूट-फूट हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो संसद के अनुमति के तुरंत होगा। ठीक है, इसमें कहा गया है कि अगर कोई दूसरा देश, दूसरा राष्ट्र अगर हमारे भारतीय क्षेत्र में शामिल होना चाहता है तो वह शामिल हो सकता है, किसके अंतर्गत, ये आर्टिकल 2 के तहत हो सकता है। ठीक है, एवं आर्टिकल 3 करता है कि नए राज्यों का स्थापना तथा वर्तमान राज्यों में क्षेत्रफल, सीमाएं अथवा नामों में परिवर्तन। देखिए आर्टिकल 3 से हम समझते हैं कि जो हमारा राज्य है, ठीक है, उनका क्षेत्र में, मान के चलिए कि भारत में इतने राज्य से बिहार, बंगाल, उड़ीसा इत्यादि राज्य बटा, तो इनमें जो कि आर्टिकल 3 के तहत ही बांट सकते हैं, एवं उनका क्षेत्र का निर्धारण भी उन्हीं के तहत कर सकते हैं। एवं बोला जाता है कि क्षेत्र का निर्धारण भी कर सकते हैं, एवं उनके थ्रू बोला गया कि एवं उनमें बोला जाता है कि नाम में परिवर्तन, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे जगहों पर नाम परिवर्तन किया जा रहा है राज्य एवं क्षेत्रों में। ठीक है, तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत ये किया जा रहा है। एवं 4 में दिया गया है, आर्टिकल 4 में बोला गया है कि ये तीनों आर्टिकल में जितने भी काम होंगे उसे संविधान संशोधन का अंग नहीं माना जाएगा। ठीक है, आर्टिकल के 4 में क्या है कि ये तीनों आर्टिकल में जितने भी कार्य किए गए हैं वह संविधान संशोधन का अंग इसे नहीं माना जाएगा। आगे बात करते हैं, जो कि आर्टिकल अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिसके द्वारा पहली चौथी अनुसूची में पूरक में इसे सम्मिलित किया गया था, जो कि अनुवर्ती सूची में शामिल रखा गया। ठीक है, राज्य सूची, केंद्र सूची एवं समवर्ती सूची यह हमारे संविधान में रहे, एवं अनुवर्ती सूची वह है जो कि यह संशोधन से तात्पर्य नहीं रखता है, इसलिए इसे अनुवर्ती सूची में रखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नए राज्य के गठन की शक्ति की बात करते हैं। नए राज्य की अगर गठन की शक्ति वह किसके हाथ में होता है, नए राज्यों का अगर गठन करेगा तो वह संसद के हाथों में होता है। ठीक है, संसद के द्वारा ही विधेयक पारित करके नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। एवं राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल आयोग का जो गठन किया गया, ठीक है, जो कि नए राज्यों का गठन जो किया जाएगा पुनर्गठन, वह फजल अली आयोग के द्वारा ही किया जाएगा। यह किस वर्ष गठन किया गया था, यह वर्ष 1953 में किया गया था, जो कि पहला स्टेट बना था तेलंगाना। ठीक है, सॉरी पूरी बात करते हैं हैदराबाद। ठीक है, जो कि बात करते हैं जो कि फजल अली आयोग के द्वारा इसमें ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को मिलाया, सॉरी नए राज्यों का गठन किया गया था भाषाई आधार पर। इनको डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम बनने वाला पहला स्टेट वह कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, एवं राज्य पुनर्गठन आयोग जो कि बात करते हैं स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों में उसे शामिल किया था। ठीक है, 1956 जब चल रहा था समय, तो उस समय भारत में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश को
बनाया गया था, जिसमें कि आगे चलकर भारत में काफ़ी व्यापक स्तर पर विरोध होने लगे एवं लोगों ने भाषाई आधार पर राज्यों का मांग करने लगे, जिसके कारण क्या हुआ कि वह नए नए राज्यों का गठन करने लगे एवं उनके तहत राज्यों की संख्या एवं केंद्र शासितों की संख्या बढ़ती गई, जो कि वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें कि हमारा दिल्ली भी जो कि राजधानी उसमें भी सम्मिलित है। ठीक, आगे बात करते हैं। 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य एवं बात अभी कर लिए 14 राज्य एवं 6 संघ एवं आगे बढ़ते हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? ठीक है, 36वें संविधान संशोधन करके सिक्किम को 1975 में उसे भारत का राज्य बनाया गया था। ठीक है, सिक्किम जो कि पहला अपना स्वतंत्र एक देश हुआ करता था, उसको बनाया गया था भारत का 36वें संविधान संशोधन कब? 1975 में। ठीक है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश में शासन प्रशासन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भारत में शासन प्रशासन किया जाता है केंद्र शासित में। राज्य में तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल इत्यादियों के द्वारा शासन प्रशासन की नींव रखी जाती है एवं केंद्र शासित प्रदेश जैसे हो गया पुडुचेरी हो गया, हमारा दिल्ली हो गया, अंडमान हो गया, इत्यादियों में जो कि है राष्ट्रपतियों के द्वारा इस पर शासन प्रशासन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जूनागढ़ रियासत में जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद में रियासत सैन्य कार्रवाई के द्वारा ऑपरेशन पोलो जो कि चला था हैदराबाद में के द्वारा शामिल किया गया था, जिसमें कि जम्मू कश्मीर रियासत के शामिल एवं शासक पाकिस्तान सेना एवं काबिलियों में आक्रमण की सुरक्षा निश्चित कराने हेतु भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया एवं कश्मीर को भारत का अंग में उसे शामिल कर लिया गया था। ठीक है, कश्मीर की अगर शासक बात करते हैं तो वह हरि सिंह हुआ करते थे वहाँ पर, तो वहाँ के जो कि वह पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे एवं वह भारत से अलग होना चाहते थे, इसीलिए वहाँ पर कश्मीर को भारत में मिलाया गया है। कौन सा? विलय पत्र के सहयोग से। ठीक है, पहले बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले के विशेष राज्यों एवं राज्य का दर्जा क्या क्या था? ठीक है, कब कब कौन कौन से राज्य बने हैं, जो कि 14 राज्य बने गए थे एवं उनका क्या क्या विशेषताएं दी गई है, तो बढ़ते हैं सीखते हैं। असम जो कि 1959 में इसकी स्थापना की गई एवं हिमाचल प्रदेश को 1971 में एवं हिमालय को 1972 एवं सिक्किम को 1975-76 के समय कालखंड में इसे सम्मिलित किया गया था भारत का अंग एवं इसे नए राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था एवं अरुणाचल प्रदेश को 1986 एवं 87 के बीच एवं नागालैंड 1969, मणिपुर 1972 एवं त्रिपुरा 1972 एवं मिजोरम 1986-87 में इसे शामिल कर लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय परिषदें देखते हैं। क्षेत्रीय परिषद क्या होते हैं? परिषद का नाम एवं उनका मुख्यालय कौन कौन से होते हैं? बढ़ते हैं आगे। क्षेत्रीय परिषद क्या होता है? तो क्षेत्रीय मतलब जहाँ पर राज्यपाल का शासन होता है। जैसे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद देखिए, भारतीयों को कितने 5 क्षेत्रीय परिषद में उसे बांटा गया है। क्षेत्रीय परिषद में मतलब कहिए कि वहाँ पर मुख्यालय केंद्र है, केंद्र सरकार का। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद जो कि है हमारा नई दिल्ली है, जहाँ पर केंद्र सरकार का शासन है। उसमें कौन कौन से क्षेत्र पड़ते हैं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ उत्तर क्षेत्रीय परिषद में इसे शामिल किया गया है, जो कि यह केंद्र सरकार के अंतर्गत उत्तरीय परिषद क्षेत्र में इसे शामिल किया गया है। नई दिल्ली का उत्तरीय परिषद क्षेत्र का यह मुख्यालय है। ठीक है, आगे बात करते हैं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद। केंद्र में बात करते हैं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, जो कि इलाहाबाद से नाम बदलकर प्रयागराज किया गया था। इनमें कौन कौन सा पड़ता है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ यह केंद्रीय परिषद में इसे रखा गया एवं पूर्वी केंद्रीय परिषद में जो कि कोलकाता में इनका मुख्यालय है, जिसमें कि किन किन राज्यों को रखा गया है? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और सिक्किम को रखा गया है। किसमें? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में। एवं हमारा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं तो वह है मुंबई, जहाँ पर इनका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई है। जिनमें कि स्टेटों को शामिल किया गया इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली तथा दमन व दीप को पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में इसे शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अगला बात करते हैं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई है। इनमें किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? वह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल एवं पुडुचेरी, तेलंगाना इत्यादि राज्यों को इसमें दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में इसे शामिल कर लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर आगे बढ़ते हैं, वह कौन कौन सा है? भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश जानते ही होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात कर लेते हैं। इनका राजधानी देख लेते हैं, कई बार हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। अंडमान निकोबार जो कि पोर्ट ब्लेयर इनकी राजधानी है एवं चंडीगढ़ राजधानी चंडीगढ़ ही है एवं दादर नगर हवेली की राजधानी दमन है एवं दिल्ली की नई दिल्ली है एवं लक्षद्वीप की कवरत्ती है एवं पुडुचेरी का पुडुचेरी एवं
जम्मू कश्मीर का श्रीनगर एवं जम्मू का है कहाँ, श्रीनगर एवं कश्मीर का है जम्मू है, ठीक है। श्रीनगर या जम्मू कश्मीर, लद्दाख का लेह है, इत्यादि चीज़ों की बात कर लेते हैं, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जिला अगर पूछा जाए तो कच्छ गुजरात है एवं सबसे छोटा जिला माहे पुडुचेरी में, ठीक है। पुडुचेरी का या पुडुचेरी है, ठीक है। बात करते हैं पुडुचेरी में टोटल 3 जिले हैं, माहेयनम एवं कौन से हैं, ठीक है, एवं जो कि 9 किलोमीटर का ही मात्र है माहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला अगर हमारा चैप्टर है भारतीय संविधान के भाग, अब बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भाग के बारे में चर्चा करते हैं, भारतीय संविधान के बारे में, यनम, ठीक है। बात करते हैं भारतीय नागरिकता प्रति हेतु 5 भारतीय को नागरिकता प्राप्त करने के लिए। इससे पहले हम आर्टिकल 4 तक में क्या सीखें, भारत में राज्यों का संघ एवं क्षेत्र। आर्टिकल 1 में क्या था कि भारत में कोई भी राज्य को मिला जा सकता है, ठीक है। एवं आर्टिकल 2 के तहत में भारत में किसी भी मतलब क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है, भारत में अनेक राज्यों में उसे खंडित किया जा सकता है। एवं आर्टिकल 3 में जो था कि भारत में जितने भी स्टेट हैं उनका नाम खंड परिवर्तन या संसद के द्वारा किया जा सकता है। एवं आर्टिकल 4 में ये था कि जितने भी आर्टिकल 1 से लेकर 3 तक में जो काम होंगे वो संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिसको कि अगला जो कि हम देखेंगे तो वह हमारा भाग 2 होगा। भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक दिया गया है, भाग 2 में आर्टिकल जो कि 5 से 12 तक दिया गया है, जिसमें कि बात करते हैं इसमें नागरिकता संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। अब भाग 1 में क्या दिया गया है, संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है, नागरिकता, ठीक है। तो नागरिकता भारत में कितने प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं, तो देखते हैं। जन्म से प्राप्त किए जा सकते हैं एवं पंजीकरण द्वारा, मतलब कागजी कार्रवाई द्वारा, जैसे आधार कार्ड आप बनवा लीजिए, ऐसा चीज़ बनवा लीजिए जिसमें कि आप लोगों को इनका मतलब नागरिकता प्राप्त, वंशानुगतीय द्वारा, वंश के आधार पर भी आपको नागरिकता दी जाएगी। एवं देशीकरण के द्वारा एवं जन्मभूमि अर्जन के अंतर्गत इसमें आपको नागरिकता प्राप्त की जाएगी। इत्यादि चीज़ जो कि हम जाने अभी यहाँ पर फैक्टली जानते हैं, आगे जानते हैं उनको डीपली, ठीक है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की करती है, एकल नागरिकता प्रदान करती है भारत की नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप से हम क्या समझते हैं, सिंगल सिटीजनशिप वह होती है कि भारत में जो व्यक्ति रहे हैं वह किसी एक देश से ही उनको नागरिकता प्राप्त हो जाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ये आर्टिकल 9 के तहत अगर आप किसी देश की अगर नागरिकता अगर प्राप्त करते हैं तो भारत की नागरिकता आपका स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। तो भारत की नागरिकता कैसी है, बस एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। वहाँ पर अगर आप कहीं का भी नागरिक हैं तो वहाँ पर भी जाके आप अपना वहाँ का भी अपना पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड भी बना सकते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप कहाँ पर है, डबल दोहरी नागरिकता ये कहाँ पर है, या संयुक्त राज्य अमेरिका में है। एवं भारत में कैसी है, सिंगल सिटीजनशिप, मतलब एकल नागरिकता भारत में है, ठीक है। नागरिक संशोधन बात करते हैं। नागरिक संशोधन अधिनियम 1919 में CEA के किन किन देशों को शामिल किया गया था, ठीक है। नागरिक संशोधन अधिनियम में हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाइयों को इसमें शामिल किया गया था नागरिक संशोधन में, जो कि भारत के मूल निवासी हुआ करते थे, एक, ठीक है। इसमें कि मुस्लिम को नहीं शामिल किया गया है। कारण क्या है, ठीक है, मुस्लिमों पर ही जितने भी नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जिसके कारण, ठीक है, नागरिकता में जो भी उल्लंघन हो रहे थे वो मुसलमानों के द्वारा ही किए जा रहे थे, इसीलिए इनमें मुसलमानों का इसमें चर्चा ही नहीं किया गया, ठीक है। नागरिकता संशोधन जो किया गया इसमें जो कि बताता है कि नागरिकता उन व्यक्तियों में संशोधन किया जा सकता है, जैसे कि किसी को नागरिकता देना है तो किन किन को देना चाहते हैं, या मतलब इजीली देना चाहते हैं, वो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाइयों को अच्छी तरह से नागरिकता देना चाहता है, ठीक है। मुसलमानों के इसमें बात ही नहीं की गई, ठीक है। भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान को है, ठीक है। भारत की नागरिकता मतलब अगर भारत में नागरिकता कौन कौन राज्य वह प्राप्त कर सकते हैं, तो वह पाकिस्तान भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, बांग्लादेश प्राप्त कर सकते हैं एवं अफगानिस्तान। ये 3 राज्य देश है जो कि भारत में नागरिकता, ये 3 देश प्राप्त कर सकते हैं एवं चौथा देश जो भी होगा वह भारत में नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कारण इनका क्या है कि जब भारत, ये अखंड भारत का ही क्षेत्र हुआ करता था, जिसके कारण उसे भारत की नागरिकता मिलने का चांस है एवं अदर स्टेट का इसका कोई अदर कंट्री का यहाँ पर कोई प्रमाण या नहीं कुछ मिलता है, जिसके कारण यहाँ पर उनको नागरिकता देने से उसे बाध्य रखा गया है, ठीक है। भारत में नागरिकता प्रदान करने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान 3 देशों को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। भारतीय नागरिकता के किस आधार पर प्राप्त होगा, ठीक है।
भारत में अगर नागरिकता प्राप्त करना चाहता है या 3 देश, तो किन आधार पर प्राप्त होगा? वह परित्याग या प्रवासना या तो वंचना के आधार पर, ठीक है। जैसे कि अगर आप वहाँ पर आपको मार पीट के या तो आपके साथ हिंसा करके आपको या बांग्लादेश या पाकिस्तान अफगानिस्तान से अगर मार पीट के आपको भगा दिया गया है, तो भारत सरकार आपको नागरिकता देगी। या तो आप अगर वहाँ की नागरिकता त्याग देते हैं, मतलब वहाँ पर परित्याग दे देते हैं, तो वह भी आपको नागरिकता भारत सरकार देगी। या तो पर्यावसना अगर आप भूले भटके अगर आ गए हैं, या तो आपका वहाँ पे कुछ नहीं है, या तो आप यहीं पर कमाते खाते हैं रहते हैं, तो भी भारत सरकार आपको यहाँ पर नागरिकता देगी। किन देशों को? 3 देशों को। कौन कौन सा? पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान। इनके बाद कोई भी देशों को नागरिकता भारत सरकार नहीं देगी, ठीक है। बात करते हैं भारत में बाहर लगातार कितने वर्षों तक भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी? कोई भी व्यक्ति अगर लगातार 7 वर्षों तक अदर स्टेट में अगर रहता है, तो उनका भारतीय नागरिकता समाप्त की जाएगी। किसके तहत? आर्टिकल 9 के तहत समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस बात करते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्ष पे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 को जब भारत आए थे हमारे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से बैरिस्टर की पढ़ाई करके, इसीलिए यहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में से मनाया जाता है, ठीक है। नागरिकता के संबंधित प्रमुख कौन कौन से अनुच्छेद? अभी हम बात किए हैं आर्टिकल 1 से 4 तक, और दूसरा अनुच्छेद जो कि हमारा नागरिकता है वो आर्टिकल 5 से 12 तक है, जिसमें कि आर्टिकल 5 की बात करते हैं। संविधान लागू होने के समय नागरिकता बात करते हैं। जिस समय संविधान लागू हो रहा था, उन समय किन किन व्यक्तियों को नागरिकता मिलना चाहिए, वो उसमें प्रावधान किया गया आर्टिकल में। मतलब इसमें बात करते हैं डीपली। जैसे कि भारतीय संविधान जब बन रहा था, उस समय बोला जा रहा था भारतीयों के द्वारा एवं जो कि संविधान निर्माताओं के द्वारा, कि जो भी भारत के नागरिकता उस समय जो प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको कोई प्रमाण या उनसे कोई सबूत नहीं मांगा जाएगा, वह इजिली प्राप्त कर सकते हैं। एवं आर्टिकल 6 में बताया गया है कि पाकिस्तान से भारत में प्रवासन करने के लिए, ठीक है, पाकिस्तान से भारत में प्रवचन करने वाले यानी आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता अधिकार है, ठीक है। बोला गया आर्टिकल 6 में कि पाकिस्तान से जो भी व्यक्ति भारत आएंगे उनको नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 6 में किया गया, ठीक है। उसमें भी पाकिस्तानियों को 3 प्रकार की उसको चीज़ें दी जाती है। तो जन्म आपका बताइए भारत में हुआ है, या तो आपका भूमि ज़मीन है पाकिस्तान में, या तो आपके माता पिता दादा दादी या नाना नानी किसी का भी जन्म भारत में अगर हुआ है, तो आपको यहाँ पर नागरिकता प्राप्त की जाएगी। अब बिल्कुल ही ऐसा होता था, पाकिस्तानियों को यहाँ पर कई बार इनको शरण भी मिला गया है, जिसको कि नागरिकता प्राप्त की गई आर्टिकल 6 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 7 में कहता है पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है, ठीक है। पाकिस्तान को जिन व्यक्तियों को खदेड़ दिया गया है, तो भारत में इजली तरीके से उनको नागरिकता प्राप्त की जाती है। उनको किसके द्वारा? आर्टिकल 7 के द्वारा। एवं आर्टिकल 8 की बात करते हैं तो भारतीय मूल के वैसे लोग नागरिकता अधिकार जो कि भारत से बाहर रह रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं भारतीय मूल के वैसे लोग नागरिकता अधिकार जो भारत से बाहर रह रहे हैं, उनको भी भारत की नागरिकता मिली। जैसे कि अदर कंट्री में जैसे कोई व्यक्ति रह रहे हैं, तो उनको भारत में नागरिकता प्राप्त रहेगी। अगर वो कहीं दूसरे देश की अगर नागरिकता वो प्राप्त कर लेते हैं, तो आर्टिकल 9 के तहत उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। जिसका कि हम लोग 8 में बात कर लिए। हम आर्टिकल 9 की बात करते हैं, अनुच्छेद 9 का, तो उसमें दिया गया है जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी देशों का नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर ली जाएगी। एवं आर्टिकल 10 कहता है कि नागरिकता संबंधित अधिकारों का नियंत्रण संसद के हाथों में होगा, ठीक है। एवं 11 बात करते हैं संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन किया जा सकता है, ठीक है। अगर नागरिकता आपको किस प्रकार दिया जा सकता है, अगर इनमें अगर कुछ प्रकार के संशोधन किए जाते हैं, तो वह किन के थ्रू किए जाएंगे? वह संसद के थ्रू किए जाएंगे, ठीक है। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में अगर धन जमा है, ठीक है, किसी व्यक्ति का अगर भारतीय बैंकों में धन जमा है करके वह भारत की नागरिकता नहीं हासिल कर सकता है। मान के चलिए वो अमेरिका, ब्रिटेन या कहीं का भी है, तो भारतीय बैंक में अगर वो पैसा रख देगा, तो भारतीय बैंक उसका नागरिकता उसको वैसा कोई प्रमाण नहीं कि उसको पैसा रखने से उनको भारतीय बैंक में उनको नागरिकता भारत की प्राप्त होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। अभी हम बात किए हैं कि सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है, तो ये कहाँ से प्रावधान लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान के
व्यक्ति जो कि कार्ड धारक भारत में नहीं है वह खरीद सकता है क्या कृषि भूमि। ठीक है, देखिए बात करते हैं कि भारत में जो व्यक्तियों को मतलब नागरिकता प्राप्त नहीं है या तो कार्ड धारक नहीं है, ठीक है, जैसे कि भारतीय व्यक्ति जिनको भारत में जो रह रहे व्यक्ति हैं, भारत में जो रह रहे व्यक्ति अगर उसके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड या तो कोई भी डॉक्यूमेंट कम है फिर भी वह ज़मीन खरीद सकता है। लेकिन अदर देश से तुरंत अगर नागरिकता प्राप्त किया गया है विदाउट 10 ईयर से पहले अगर किसी व्यक्ति ने ज़मीन खरीदता है तो उनको बाध्य किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एनआरआई एवं पीआईयू एवं ओसीआई क्या होता है कार्ड धारक की तुलना में। देखिए बातें करते हैं, प्रवासी भारतीय को ही हम लोग एनआरआई बोलते हैं। एनआरआई उनको बोलते हैं नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। जैसे कि भारत का कोई व्यक्ति है अगर वह कहीं अमेरिका, ब्रिटेन कहीं भी रह रहा है तो वह उसी को एनआरआई बोला जाएगा। जैसे कि इसमें बात करते हैं एनआरआई की परिभाषा क्या है। भारतीय नागरिकता जो कि साधारण भारत के बाहर निवास कर रहे हैं वह भारतीय पासपोर्ट धारक कहलाएंगे, जिसको कि एनआरआई के नाम से उसे जाना जाता है। भारतीय पीआईओ क्या होता है, ठीक है, भारतीय मूल के प्रति व्यक्ति, ठीक है, तो वह उनका परिभाषा है स्वयं या कोई पूर्वज नहीं नागरिक रहा हो उनका। अगर पीआईओ वह व्यक्ति होगा वह अगर भारत के नागरिक नहीं हो, ना उनका पूर्वज कभी भारत में नागरिक रहा हो वर्तमान में, ना अन्य देशों में वह नागरिकता कर रहा हो, ठीक है, अन्य देशों का अगर वह नागरिक हो, ठीक है, वह जिसका पासपोर्ट धारक हो वह पीआईओ हो एवं वह भारत घूम आ सकता है, वही होता है पीआईओ। एवं बात करते हैं विदेशी नागरिकता ओसीआई जो होता है कि प्रति व्यक्ति में जो विदेशी व्यक्ति भारतीय नागरिकता कार्ड धारक हो तथा नागरिक अधिनियम 1955 के अंतर्गत वह भारत में आ सकते हैं परिभ्रमण के लिए और वह भारत की नागरिकता उनको प्रदान नहीं की जाएगी। आगे बात करते हैं भारतीय नागरिकता क्या होता है। ये भारतीय नागरिकता नहीं है, इन्हें अनर्हता माना जाता है। ठीक है, जैसे प्रवासियों की बात करते हैं, एनआरआई जो होता है इसको भारतीय प्रवासी मान्यता इनको नहीं दी जाती है एवं भारतीय की नागरिकता इनको नहीं बोला जाता, इनको भारतीय प्रवासी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, प्राप्त होने के लाभ, सभी लाभ जो समान भारतीयों को मिलेगा अगर ये भारत की नागरिकता लेते हैं एनआरआई, तो जो भी सभी व्यक्तियों को मिलता है एनआरआई को वो मिलेगा, लेकिन उनको दोबारा कभी वीज़ा नहीं मिलेगा। ठीक है, मताधिकार देने का अधिकार वह वोट दे सकता है। अगला बात करते हैं पीओआई जो होता है उनको भारत में क्या क्या नागरिकता से संबंधित क्या है, वो भारत में कम से कम 7 वर्षों तक वह रह सकता है। अगर कोई व्यक्ति रह सकता है आर्टिकल किसके तहत, आर्टिकल 8 के तहत वह 7 वर्षों तक वर्तमान वो भारत में रह सकता है पीआईओ, लेकिन उनको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी एवं प्रवास करने की नागरिकता नहीं जाएगी। ठीक है, प्राप्त इनको कभी नहीं किया जा सकता है, उनको कभी भी नागरिकता नहीं दी जाएगी एवं वीजा मिलेगा लेकिन मताधिकार वो नहीं कर सकता, यानी वोट नहीं कर सकता है। ठीक है, ओसीआई जो होता है, ओसीआई जो व्यक्ति होंगे, ओसीआई व्यक्ति जो होंगे वह उनको भारत में नागरिकता के संबंधित क्या क्या चीज़ें, संविधान लागू होने या उनके बाद में भारत की नागरिकता भूभाग में जो भी वह नियंत्रण अगर वह कर रहा होगा, ठीक है, अगर संविधान लागू होने से पहले अगर वह भारत या संविधान लागू होने तक में अगर वह भारत में वह निवास किसी क्षेत्र में अगर वह कर रहा होगा उनके वो या उनके पूर्वज, तो उनको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, ये ओसीआई होता है। एवं नागरिकता के बाद में अगर वो नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो वह एफआरओ वाले मतलब वह संवैधानिक पंजीयन कराएंगे एवं छूट के तहत, पंजीयन के छूट के तहत वह भारत में कितनी भी अवधि तक उनको ठहरा कर रखा जा सकता है। इनका कोई निश्चित अवधि नहीं है कि भारत सरकार उनको एक निश्चित अवधि कभी नहीं बताएगी कि तुम इतने समय तक यहाँ पे रहो जिसके बाद तुमको भारत की नागरिकता प्राप्त की जाएगी। मतलब उनको अनंत काल के लिए बोला जाएगा कि तुम व्यापार वाणिज्य कर सकते हो लेकिन मद्दे नज़र में रखते हुए सब कुछ, जिसके बाद तुमको जब तुम भारत में विश्वसनीय हो जाओगे तब तुमको भारत की नागरिकता प्राप्त की जाएगी। वो होता है ओसीआई को, अगर ये होते हैं भारत की नागरिकता प्राप्त करने का विषय में। ठीक है, वीज़ा उसको जीवन भर बिना वीज़ा आ जा सकते हैं, कहीं भी अगर वो उनको आने जाने की विचार होगा तो वह बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं एवं उनको मताधिकार वह नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं मताधिकार नहीं कर सकते हैं। ठीक, इत्यादि रहा हमारा आज का ये फैक्ट। अगला जो चैप्टर होगा हमारा होगा मूल अधिकार। तो आज के लिए वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो आज हम लोग सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम देख लिए भाग 2 को देख लिए, आर्टिकल ये 1 से 4 जो कि भाग 1 है, जिसमें कि दिया गया है क्या आर्टिकल भाग 1 में क्या दिया गया है, ठीक है, राज्य एवं उनका क्षेत्र, ठीक है, एवं भाग 2 में क्या दिया गया है, नागरिकता, भारत में कौन कौन से व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इत्यादि चीज़ें रहा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर इसमें कंटेंट में कहीं गड़बड़ी हुआ हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।